जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो प्रश्न 1, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पदार्थ या द्रव्य। प्रश्न 2, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? उत्तर है 5 यानी कि पंचतत्व। प्रश्न 3, पंचतत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। प्रश्न 4, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को किस आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है? उत्तर है भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति। प्रश्न 5, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो किस कारण पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं? उत्तर है पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों की वजह से। प्रश्न 6, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? उत्तर है गतिज ऊर्जा। प्रश्न 7, पदार्थ के कण निरंतर खाली स्थान होते हैं? तो इसका उत्तर है गतिशील। जो पदार्थ के कण होते हैं दोस्तों वो निरंतर गतिशील होते हैं और ठोस में यह गति बहुत कम होती है और गैसों में यह गति सबसे अधिक होती है। प्रश्न 8, तापमान बढ़ने से कणों की गति खालिस्तान हो जाती है यानी कि इसका उत्तर है तेज हो जाती है। तो जैसे ही हम पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गति भी बढ़ जाएगी जिससे कि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। प्रश्न 9, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ खालिस्तान हो जाते हैं? उत्तर है अंतर्मिश्रित। तो प्रश्न 10, दो अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना क्या कहलाता है? उत्तर है विसरण। प्रश्न 11, हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से रूप में होते हैं? उत्तर है ठोस, द्रव और गैस। प्रश्न 12, वे पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार, स्थिर आयतन और संपीड़न नगण्य होता है क्या कहलाते हैं? उत्तर है ठोस। प्रश्न 13, रबर बैंड क्या है? उत्तर है ठोस। तो दोस्तों रबर बैंड पर जब तक हम बाहर का बल लगाते हैं वह केवल तभी तक अपना आकार बदल कर रखता है। जैसे ही हम बल को हटा लेते हैं तो वह दोबारा अपनी पहले वाली शेप में यानी कि आकार में आ जाता है, इसीलिए वह ठोस है। प्रश्न 14, स्पंज ठोस होता है फिर भी संपीड़न संभव है क्यों? तो इसका उत्तर है छिद्रों में हवा के कारण। आप सब स्पंज को जानते ही होंगे। स्पंज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है। जब भी स्पंज को दबाया जाता है तो छिद्रों से हवा बाहर निकल जाती है, इसीलिए स्पंज का संपीड़न संभव हो पाता है। प्रश्न 15, वे पदार्थ जिनका आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है और इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं द्रव यानी कि लिक्विड। प्रश्न 16, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में कैसे घुलती है? तो इसका उत्तर है विसरित होकर। प्रश्न 17, जलीय जंतु ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उत्तर है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। प्रश्न 18, ठोस और द्रव में से विसरण की दर किसमें अधिक होती है? तो इसका उत्तर है द्रव में। तो प्रश्न 19 है, द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो उत्तर है कणों की स्वतंत्र गति और अधिक रिक्त स्थान के कारण। प्रश्न 20, ठोस, द्रव और गैस में से सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होती है? तो इसका उत्तर है गैस। प्रश्न 21, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो प्रश्न 22 है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस किस रूप में होती है? उत्तर है संपीड़ित। प्रश्न 23 है, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? उत्तर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG, जिसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न 24, गैसों में विसरण की गति सबसे अधिक होती है, उसका क्या कारण है? उत्तर है अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण। जो गैसों में रिक्त स्थान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए गैसों में विसरण की गति भी सबसे अधिक होती है। प्रश्न 25, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो इसका उत्तर है अनियमित और अत्यधिक तीव्र। प्रश्न 26, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगने के कारण क्या बनता है? तो उत्तर है गैस का दबाव। प्रश्न 27, किसी भी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने से उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रश्न 28, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। प्रश्न 29, बर्फ का गलनांक कितना है? उत्तर है 273.16 केल्विन। प्रश्न 30, गलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है संगलन। प्रश्न 31, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक उसका तापमान नहीं बदलता। प्रश्न 32, जिस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका उत्तर है गुप्त ऊष्मा। प्रश्न 33, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। प्रश्न 34, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा और उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा में से किसमें अधिक ऊर्जा होगी? तो इसका उत्तर है जल में। प्रश्न 35, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। प्रश्न 36, जल का क्वथनांक क्या है? उत्तर है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जब भी हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में तापमान को बदलेंगे तो जितने डिग्री तापमान होगा उसमें 273 जोड़ देंगे। प्रश्न 37, 373 केल्विन पर भाप या फिर वाष्प और उसी तापमान पर पानी के कणों में से किसमें अधिक ऊर्जा होगी? तो इसका उत्तर है भाप यानी वाष्प। प्रश्न 38, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? उत्तर है तापमान और दबाव बदलकर। प्रश्न 39, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। और जो ये प्रक्रिया है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना, ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। प्रश्न 40, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण। प्रश्न 41,
वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है नंबर 1 सतही क्षेत्रफल पर। अगर हम सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। नंबर 2 है तापमान पर। अगर हम पदार्थ का तापमान बढ़ा देते हैं तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नंबर 3 है आर्द्रता पर, यानी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पर। नंबर 4 है वायु की गति पर। अगर वायु की गति ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। अगर वायु की गति कम है तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगी। प्रश्न 42, वाष्पीकरण से किसका अनुभव होता है? तो इसका उत्तर है शीतलता का, यानी जब भी वाष्पीकरण होगा तो ठंडक महसूस होगी। प्रश्न 43, एसीटोन को हथेली पर गिराने से शीतलता क्यों महसूस होती है? तो दोस्तों एसीटोन एक पदार्थ होता है जिसको नाखूनों से नेल पॉलिश को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब भी इसको हम हथेली पर गिराते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण के कारण। प्रश्न 44, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? उत्तर है ज़्यादा अवशोषण के कारण। जो सूती कपड़े होते हैं वो पसीने को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, और जितना ज़्यादा पसीना कपड़े में अवशोषित होगा उतना ही ज़्यादा वह वाष्पीकृत होकर हमें ठंडक महसूस कराएगा। इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। प्रश्न 45, वायु में उपस्थित जलवाष्प का ठंडी सतह के संपर्क में आकर जम जाना या बूंदें बन जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं संघनन। प्रश्न 46, ठोस, द्रव और गैस के अलावा 2 प्रकार की और अवस्थाएं हैं, तो वे कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर 1 को कवर किया है। अगर आपको ये चैप्टर या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।